जो हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी चैप्टर 7 के एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ये आता है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि एलसी सर्किट के कंसेप्ट से लिया गया है। अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बोला गया है कि इंडक्टर की जो वैल्यू है वो है 20 मिली होता है 10⁻³ तो मैंने यहाँ पर एल का वैल्यू यूज़ कर लिया है। कैपेसिटर का वैल्यू यूज़ कर लिया है 50 माइक्रो होता है हम लोगों का 10⁻⁻6 फेराड, तो हमने सी का वैल्यू यूज़ कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास इनिशियल चार्ज होता है, इनिशियल चार्ज जिसने हमें 10 मिली कुलाम बोला है, तो मिली का मतलब 10⁻³ कुलाम हमने यूज़ कर लिया है। और रेजिस्टेंस इस सर्किट में है ही नहीं। सबसे फर्स्ट पार्ट में इसने हमसे पूछा है कि बताइए कितनी एनर्जी इनिशियली स्टोर होगी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इनिशियली जो एनर्जी स्टोर होती है वो कैपेसिटर करता है। तो कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है वो उसका फॉर्मूला होता है हाफ Q² अपॉन में C। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q का वैल्यू रख लेंगे 10⁻² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C का वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर 50 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो बच्चे इसका हमारा कैलकुलेशन होकर के आ जाएगा 1 जूल। तो मेरी जो एनर्जी आएगी कैपेसिटर की वो आएगी 1 जूल। आइए इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें अभी एक पार्ट और था आगे, इसमें बोला गया था कि इज़ इट कंजर्व ड्यूरिंग एलसी ऑसिलेशन। फर्स्ट पार्ट में ही आगे बोला गया था कि क्या ये कंजर्व होती है एलसी ऑसिलेशन में। तो जैसे कि हमने डिस्कस करा था एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन था जिसमें बताया गया था कि, और मैंने बताया भी था आपको कि हाँ एनर्जी कंजर्व रहती है। आइए इसके बी पार्ट में चलते हैं। इसके बी पार्ट में आपसे कह रहा है कि बताइए नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस सर्किट की। तो अगर मैं आपसे फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने वो पढ़ा था 1/2 और अंडर रूट में रहता था एल और सी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फटाफट से कैलकुलेशन करेंगे, कुछ इस तरह करेंगे। 2 की वैल्यू रहेगी 3.14 और एल सी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल का वैल्यू लिखेंगे। एल का वैल्यू रहेगा 20 इंटू 10⁻³ और सी का वैल्यू रहेगा हम लोगों के पास 50 इंटू 10⁻⁻6। तो हमारा ये कैलकुलेशन होकर के आ जाएगा 159.24 हर्ज कैलकुलेट होकर के। आइए इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के सी पार्ट में क्या कहता है। अगर इस क्वेश्चन के सी पार्ट की तरफ चलते हैं तो सी पार्ट में इसने हमसे बोला है कि टाइमिंग्स बताइए एनर्जी की, और सबसे पहले पार्ट में इसने बोला है कि टाइमिंग बताइए जब वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल होता है। मैंने आप लोगों को बैच में डिस्कस करके ये बताया है कि जब भी कैपेसिटर पे एनर्जी आएगी तो वो हाफ टाइमिंग के ड्यूरेशन में आएगी, जैसे 0, फिर T/2, फिर आएगी 2T/2, फिर आएगी 3T/2, फिर आएगी 4T/2। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एनर्जी का सेटअप रहेगा। दूसरे पार्ट में बोला है कि कम्प्लीटली मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक एनर्जी क्योंकि इंडक्टर में स्टोर होती है, और मैंने आपको बताया है कि T/4 की टाइमिंग्स पे आती हैं, जैसे T/4, फिर आता है 3T/4, फिर आता है 5T/4, फिर आएगा आपका 7T/4 एंड सो ऑन। और इस तरह से ये एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो ये हो गए इसके शुरू के 3 पार्ट। आइए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके डी पार्ट की तरफ हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें डी पार्ट में क्या करना है। तो बच्चे अगर इसके डी पार्ट की तरफ हम देखें तो इसके डी पार्ट में इसने हम लोगों से ये पूछा था कि ये बताइए कि किस टाइम पर टोटल एनर्जी इक्वल शेयर होगी किस किस के अंदर, इंडक्टर के अंदर और कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, अब आप इसका लॉजिक कुछ ऐसे सोचिए, इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो ऐसे सोचिए कि अगर जो है एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है इंडक्टर में और कैपेसिटर में, अगर एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है किस किस में, इंडक्टर में और कैपेसिटर में, तो जाहिर सी बात है कि जो टोटल एनर्जी है उसका हाफ जो है कैपेसिटर ने ले लिया होगा। टोटल एनर्जी का हाफ कैपेसिटर ने ले लिया होगा। अब एनर्जी होती कितनी है, तो फॉर्मूला यहाँ पर चलाएंगे हाफ Q²। तो यहाँ पर Q का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, Q cos ω t का स्क्वायर अपॉन में C इज इक्वल टू टोटल एनर्जी लिखेंगे हाफ Q²/C ऐसे। तो हाफ टू सी कैंसिल हो जाएगा, Q² से Q² कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा cos² ω t इज इक्वल टू 1/2।
और हमारे पास रहेगा कॉस ओमेगा टी इज़ इक्वल टू 1/√2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस की वैल्यू 1/2 कब आती है। तो कॉस की वैल्यू 1/2 आती है आप लोगों की π/4 पे, और ओमेगा का फॉर्मूला आप लोग खोलेंगे 2π/t और साथ में रहेगा ये t, राइट। हमने ओमेगा को ओपन करा है 2π/t लिख करके। तो अभी मेरे पास पाई से पाई कैंसिल हो जाता है और मेरे पास t की वैल्यू आ जाती है t/8 पे। यानी कि ये वो टाइमिंग होगी जब आपको क्या देखने को मिलेगा, जब आपको देखने को मिलेगा कि आपके कैपेसिटर की एनर्जी इक्वल होती है। तो ये ऐसे चलेगी t/8, 3t/8, क्योंकि आपको भी पता है कि कॉस की वैल्यू हर बार रिपीट हो जाएगी, तो ये 2n+1 के फैक्टर से ऐड होगी। तो अगर ये 1 था तो 2n ऐड करेंगे तो 3, फिर ये 3 था, इसमें 2n फिर से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और इस तरह से ये एनर्जी आपकी कवर अप होगी। आइए लास्ट वाले पार्ट में चलते हैं। कह रहा है कि अगर एक रजिस्टर को इंसर्ट करा जाए तो कितनी एनर्जी लॉस होगी। तो मैंने आपको क्लास में डिस्कस करा हुआ है कि अगर हम रेजिस्टेंस को इंसर्ट करेंगे तो आपकी जो है सारी की सारी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। सबसे पहले पार्ट में हमने जो टोटल एनर्जी निकाली थी वो निकाली थी 1 जूल, और रेजिस्टेंस इस पूरी एनर्जी को क्या कर देगा, अब लॉस कर देगा। तो रेजिस्टेंस के आ जाने से ये पूरे सर्किट में लॉस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, और इस क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, एक कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो है 0.50 हेनरी, और जो रेजिस्टेंस है ये हमें दे रखा है यहाँ पर 100 ओम। इसको हमने वोल्टेज के साथ सप्लाई में लगा रखा है, तो उसने हमें वोल्टेज के साथ जो सप्लाई में लगाया वो लगाया 240 वोल्ट को हमने सप्लाई में लगा रखा है। फ्रीक्वेंसी इसने हमें दे रखी है यहाँ पर 50 हर्ट्ज। सबसे पहले पार्ट में बोला है मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए आपको करना पड़ता है I = V/Z, सॉरी यहाँ तो एक्सेल वाला कंसेप्ट यूज़ होगा, इंडक्टर है तो ये VR मतलब RMS है, तो ये RMS वोल्टेज मैंने यहाँ पर रख दिया 240, और एक्सेल का यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ जो कि हम लोगों ने क्लास में डिस्कस करा हुआ है, 2πf इंटू में L 0.50। तो ऐसा करने से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, और हमारे पास जो RMS करंट आएगा वो आएगा 1.82 एम्पियर। तो ये आ जाएगा मेरा डिवाइड करके क्या है यहाँ पे RMS करंट। तो मेरा RMS करंट इस क्वेश्चन का जो है वो इतना आ जाएगा। आइए इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर इसके बी पार्ट की तरफ हम चलते हैं तो इसका जो बी पार्ट बेटा हम लोगों के पास आएगा वो ये आएगा कि ये बताइए टाइम लैग कितना होगा वोल्टेज और मैक्सिमम करंट के बीच में। तो मैं आपको सीधा यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर हमें 10φ निकालना चाहिए। तो 10φ हो जाएगा XL/R, तो XL हो जाएगा ω/L/R, और ω/L अभी अभी हमने निकाला था 2πf करा जाएगा। तो 2πf की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 50 रखेंगे, इनटू में L 0.50 रखेंगे, और यहाँ पे R की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी आपको 100। तो 10φ का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आ जाएगा हम लोगों के पास 1.57। कितना आ जाएगा, 1.57। अब 10 की ये वैल्यू जो है 1.57, तो 10 की ये वाली वैल्यू जो हमें देखने को मिलती है 1.57, ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगी जब हमारा एंगल 57.5 डिग्री होता है। तो सिंपल सी बात है, इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी कि इस तरह से निकाली जाएगी। अब यहाँ से आगे, लेकिन उसने तो आपसे टाइम पूछा है, फेज तो पूछा ही नहीं था। तो अभी इसका क्या करना है कि आपको याद होना चाहिए कि फाई का जो एक फॉर्मूला होता है जो हम डिस्कस करते हैं वो पढ़ते हैं फाई = t, ठीक है। और ये डेल फाई होगा तो ये डेल टी। तो टाइम लैग अगर आपको चाहिए तो टाइम लैग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा से इसको डिवाइड करके चलना होगा। टाइम लैग के लिए क्या करना होगा, ओमेगा से इसको डिवाइड करके चलना होगा आपको, ठीक है। अब आप यहाँ पे फाई क्या रखेंगे उसके ऊपर भी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो फाई रखा जाता है वो रेडियन में रखा जाता है, तो आपको सबसे पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो जब डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/180 से डिवाइड भी करते हैं।
और जो ओमेगा है वो आप सबको पता है कि 2πf था। कितना था ओमेगा? तो ओमेगा हम लोगों का था 2πf। तो 2πf करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2πf। एफ तो इस क्वेश्चन में 50 था। तो देखिए कितनी आसान कैलकुलेशन है कि पाई से पाई कट गया, तो ये हमारा टाइम लैग आ जाएगा और ये टाइम डिवाइड करके आएगा आपके पास 3.19 इंटू 10⁻⁻3। ये आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन का टाइम लैग। तो अगर आप इस क्वेश्चन के टाइम लैग की बात करेंगे तो बच्चे इस क्वेश्चन का जो टाइम लैग आपके पास कैलकुलेट होकर के आएगा वो आपके पास इतना कैलकुलेशन का एक पार्ट में आ जाएगा। चलिए बच्चे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, कह रहा है ऑब्टेन द आंसर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 7.13। यानी कि आप एक्सरसाइज 7.13 के डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर उस डेटा का इस्तेमाल करूँ जो 13 क्वेश्चन में था, तो मेरे पास जो L की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.50 हेनरी। जो 13 क्वेश्चन में डेटा था उसमें जो L की वैल्यू ली गई थी वो इतनी ली गई थी। अब आगे, अब इसने इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि अगर मैं वोल्टेज को 240 रखता हूँ और फ्रीक्वेंसी को 10 किलोहर्ट्ज, यानी कि तो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो एक्सप्लेन करो अपनी स्टेटमेंट को कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर जो इंडक्टर होता है नियरली अमाउंट टू है ओपन सर्किट, तो वो जो है एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। सबसे पहले उसने ये बोला है और इससे आगे उसने ये भी बोला है कि हाउ डज इंडक्टर बिहेव इन डीसी सर्किट आफ्टर द स्टडी स्टेट। दो पार्ट हो जाते हैं इसके। तो पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव क्यों करता है। देखिए ओपन सर्किट का मतलब है कि करंट जो है कम से कम फ्लो करता है, क्योंकि जब सर्किट ओपन हो जाता है तो करंट जो है नियरली इक्वल टू जीरो हो जाता है। मतलब कि करंट की जो वैल्यू है वो लगभग एक ख़त्म होने वाली ही हो, मतलब जीरो की तरह मानी जाती है ओपन सर्किट होने पे, क्योंकि करंट फ्लो नहीं करेगा अगर सर्किट ओपन है तो हमारा करंट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। कहने का मतलब ये हो गया है। ठीक है, ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा, ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब मैं इस तरह के स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। ठीक है, और मेरा जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? तो मेरा रेजिस्टेंस क्वेश्चन में 100 ओम है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 13 में अभी देखा कि मेरा जो क्वेश्चन नंबर 13 में जो रेजिस्टेंस था वो इतना था। तो सबसे पहले पार्ट में मैं आई निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो जो मेरा आई आएगा वो आएगा V/Z, और Z का फॉर्मूला आप सबको पता है। Z का फॉर्मूला होता है R² प्लस XL का स्क्वायर। अब यहाँ पर V की वैल्यू 240 रखेंगे, आर की जगह मेरे प्यारे बच्चों हम आर का वैल्यू रखेंगे। आर का वैल्यू आप सबको पता है 100 है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे। एक्सेल मैंने रखना है 2πf, और एफ आपकी आंखों के सामने है 10⁻⁴, और इसका करना है मैंने स्क्वायर। तो इसे काट के मेरा जो आई आएगा वो आएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻2, यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 0. ठीक है, 0.01 एम्पियर। ये तो काफ़ी कम करंट है, ये तो काफ़ी कम करंट है ना जी। ये तो काफ़ी कम करंट है हम लोगों का। ठीक है, तो ये काफ़ी कम करंट है। ये काफ़ी कम करंट क्यों है? क्योंकि आपको भी पता है कि ओपन सर्किट हो गया है, तो ये तो बहुत मिनिमम करंट है, तो अप्रोच टू जीरो कर रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये करंट काफ़ी कम है, अप्रोच कर रहा है। और इसके दूसरे पार्ट में इसने हमसे क्या कहा था? इसके दूसरे पार्ट में इसने हमसे कहा था कि हाउ डज इंडक्टर बिहेव इन ए डीसी सर्किट। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर हम डीसी सर्किट की यहाँ पर बात करें तो जो डीसी सर्किट होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जीरो होती है। तो पहली बात तो जो एक्सएल है वही जीरो हो जाएगा।
एक्सएल जीरो का मतलब क्या है कि इंडक्टर जो है रेजिस्टेंस शो ही नहीं करेगा, और अगर वो रेजिस्टेंस ही शो नहीं करेगा तो ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते थे, आपको ध्यान है? कंडक्टर उसे कहते थे जहाँ से करंट ईजी फ्लो करता है। करंट उसे कहते हैं जहाँ पे करंट ईजिली फ्लो करता है। अब अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो रेजिस्टेंस ही नहीं रखता है, तो आप एक बात बताइए, अगर रेजिस्टेंस ही नहीं रखेगा तो फिर क्या होगा, आप मुझे बताइए, समझाइए। अगर रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो करंट तो बहुत ईजिली फ्लो करेगा उसमें से। यानी कि डीसी के लिए जो इंडक्टर होता है वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि डीसी के लिए उसका रेजिस्टेंस क्या रहता है, जीरो, और रेजिस्टेंस करंट को रोकता है। पर अगर रेजिस्टेंस ही नहीं है तो फिर करंट को कोई नहीं रोकेगा, करंट बहुत ईजिली फ्लो करेगा। और करंट अगर ईजिली फ्लो करेगा तो इंडक्टर बिहेव करेगा एज ए प्योर कंडक्टर। ये बच्चे इसके अगले पार्ट का जवाब है हम लोगों के लिए। ठीक है बेटा, चलो यहां से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं कि इसमें हमसे क्या कहा गया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखें तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में सी का वैल्यू दिया गया है 100 माइक्रोफेराड, तो माइक्रो को हम साथ के साथ कन्वर्ट कर लेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 40, तो हम इसे 40 लिख लेंगे। वोल्टेज हमें दिया गया है 110 वोल्ट, तो 110 लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमें 60 दिया गया है, तो हम इसे 60 लिख लेंगे। अब पहले पार्ट में कह रहा है कि मैक्सिमम करंट बताइए, तो करंट का फॉर्मूला जो है वो आप सबको पता है कि V/Z होता है, तो हमने V/Z कर लिया है। बेटा एक बार पीछे क्वेश्चन नंबर 13 में भी देख लेना कि क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में शायद मैंने V/XL कर दिया हो। एक बार चेकअप कर लेना, अगर मेरे से वहाँ पर गलती हो गई हो तो वहाँ पर भी V/Z कर लेना। अब चेंजेस क्या होंगे दोनों क्वेश्चनों में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तो V आप डायरेक्ट 110 रखेंगे, वहाँ पे जो V होगा उस क्वेश्चन में 240 या 230 जो भी था वो रखेंगे। यहाँ पर जो Z रखेंगे वो रखेंगे आप R² प्लस XC का स्क्वायर, और XC आपको पता ही है 2πf इंटू में C हो जाएगा, इसका स्क्वायर रखेंगे। वहाँ उस क्वेश्चन में रखेंगे आप लोग R² प्लस XL का स्क्वायर, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका कौन सा था, इंडक्टर बेस्ड क्वेश्चन था बेटा, तो आप वहाँ पर XC का यूज़ करेंगे बेटा। ठीक है, तो बच्चे ये कितना आएगा, तो बच्चे मैंने इसको कैलकुलेट करा तो मेरे पास जो कैलकुलेशन करके वैल्यू पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है 48, जब मैंने इसको पूरा कैलकुलेट करा है। अगर आप में से किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो बच्चा मुझे जो है बैच में आकर के बताएगा कि सर आपने इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करा है। तो यह आ जाएगा मेरे पे 48। तो बेटा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर लेंगे इसको कितना, 48 कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में मैक्सिमम करंट बोला गया है, तो मैक्सिमम करंट के लिए IRMS तो निकाला नहीं जाएगा। मैक्सिमम करंट के लिए क्या निकाला जाता है आप सबको पता है, I0/√2। तो यहाँ से मेरे पास जो I0 का वैल्यू आएगा वो आएगा 110/48 और साथ में आएगा √2, जिसको कैलकुलेट करने पर आएगा 3.24। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में ये चीज़ भी एक बार नोटिस कर लेना कि मैंने I0 निकाला या क्या निकाला। अगर उसमें I0 पूछा है तो इससे ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने जानबूझ के थोड़ी गड़बड़ कैलकुलेशन है, थोड़ी सही कैलकुलेशन करी है, वो इसलिए करी है कि आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ आएगा। अब तो अभी देखो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम करंट निकाला है, तो अभी आप वहाँ पर जाकर के भी खुद से कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ये तो हमने अभी अभी इसका जो है ये वाला पार्ट निकाल दिया ए। अगर बच्चे इसके बी पार्ट की तरफ आप बढ़ते हैं तो इसके बी पार्ट में इसने हमसे जो बोला है वो ये बोला है कि टाइम लैग बताइए। इसका बी पार्ट जो है वो है कि टाइम लैग बताइए सर इसका। तो टाइम लैग कैसे बताया जाता है उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि tan phi का फॉर्मूला यहाँ पर जो यूज़ होगा वो होगा XC/R, और वहाँ जो यूज़ होगा क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर वो होगा XL/R, क्योंकि वहाँ इंडक्टर है। यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 1/ωc, और वहाँ जो फॉर्मूला था वो था ωL। तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि वहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू बनती है। ठीक है जी, मैं यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रखूँगा 2πf, जैसे कि हम लोग क्लास में भी डिस्कस करते हैं कि 2πf इंटू दिस होगा। तो वहाँ पर अब देखिए f की जगह f का वैल्यू आएगा, r की जगह r का आएगा, c की जगह c का वैल्यू आएगा। ऐसा करने से आपके पास जो tan phi का वैल्यू बनेगा वो बनेगा 0.663। ठीक है,
जिसको मैथ के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा कितना एंगल 33.5, जिसे मैथ के अकॉर्डिंग इतना एंगल लिखा जाएगा, इतने डिग्री। ठीक है बेटा। अब इसी को आपको लिखना होगा ओमेगा टी। ओमेगा टी आप इसी को लिखेंगे क्योंकि फाई इजिकल टू ओमेगा टी, ये चीज़ मैंने उस क्वेश्चन में भी आपको बताई है। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा। और हाँ, डिग्री को हटाना भी उसी क्वेश्चन में बताया था। तो डिग्री को आप कैसे हटाएंगे, तो डिग्री को हटाने के लिए आप यहाँ पर करेंगे पाई बाय 180, जैसे कि डिस्कस करा गया है। और ओमेगा को कैसे हटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ओमेगा को हटाया जाएगा 2 पाई अपॉन में टी, और 2 पाई अपॉन में टी, और टी को लिखेंगे 1 अपॉन एफ, यानी कि 60, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 अपॉन टी होती है, तो अगर टी चाहिए तो 1 अपॉन एफ करना होता है। राइट, आप समझे हमने कैलकुलेशन कैसे करी। तो ये चीज़ भी मैंने वहाँ नहीं बताई है क्वेश्चन नंबर 13 में, जानबूझ के, ताकि आप यहाँ तक कैलकुलेशन में पहुँचें। तो यहाँ से मैं अपने अब डेल्टा टी को आराम से कैलकुलेट कर लूँगा, और मेरा जो डेल्टा टी आएगा वो आएगा 1.55 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो मेरा जो डेल्टा टी है वो मेरे पास कैलकुलेट होकर के बच्चे इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं, बड़े आराम से समझ करके आप इसे आप निकाल सकते हैं। चलिए इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि आपने जो ए और बी पार्ट का आंसर निकाला था क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम देखते तो सी की वैल्यू मेरे पास थी 100 माइक्रोफेराड, आर की वैल्यू आती थी आपके पास 40 ओम, वोल्टेज आपके पास आता था, तो वोल्टेज आपके पास आता था 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाती थी 60 हर्ज। तो आपके पास ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये आपके पास यहाँ से कैलकुलेट होकर के आती थी, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 से ये सारी वैल्यू आती थी। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम इसे 110 पर ही कनेक्ट रखें लेकिन फ्रीक्वेंसी 12 किलो हर्ज की यूज़ करें, यानी कि 12 × 10³ हर्ज का यूज़ करें, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया है, तो कह रहा है कि एक्सप्लेन करो कि कैपेसिटर कंडक्टर ही रहता है हाई फ्रीक्वेंसी पे। देखिए बच्चे, सीधी बात यह है कि कंडक्टर का मतलब है जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करे। तो देखिएगा कि करंट मेरा इंक्रीज़ कर रहा होगा। क्यों इंक्रीज़ कर रहा होगा, जाहिर सी बात है, जो एक्सी होता है उसका फॉर्मूला था 2 पाई एफ इंटू में सी। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट इंक्रीज तो जाहिर सी बात है करेगा ही करेगा। अब ये चीज़ हम प्रूफ करके भी देख लेते हैं, तो चलिए इसको प्रूफ करके भी देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले इस जवाब दिया इसका कि आई अब कितना हो जाएगा, तो हमने कहा V/Z हो जाएगा, और Z इस क्वेश्चन में रहेगा हमारे पास R² + XC का स्क्वायर। अभी अभी मैंने आपको XC का फॉर्मूला दिखाया था कि जो मेरा XC है उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या रहेगा, 1/2 पाई सी रहेगा। ठीक है, तो पाई की जगह पाई का वैल्यू, एफ़ की जगह एफ़ का वैल्यू आप रखेंगे। तो कुछ वैल्यू रखने के बाद आपका जो सॉल्यूशन है वो कुछ ऐसे जाएगा कि आर की जगह होगा 40 का स्क्वायर, तो ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 पाई एफ़ की जगह आएगा हमारे पास 12 × 10⁻3, और सी आ जाएगा हमारे पास 100 × 10⁻⁻6, और इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर पूरे का। ठीक है, और मेरे पास आई का जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगा वो आ जाएगा मेरे पास कितना, 3.89 एम्पियर, इतना आ जाएगा मेरे पास आई का वैल्यू। ठीक है, अब आप देखिए ये करंट काफ़ी ज़्यादा है भाई, 3.89 का मतलब 4 एम्पियर के अप्रॉक्स मान लीजिए, तो 4 एम्पियर का करंट है सर। ठीक है, 4 एम्पियर का करंट आता है आपके पास। और अगर आपको ध्यान होगा कि क्वेश्चन नंबर 15 में जब हमने करंट निकाला था, क्वेश्चन नंबर 15 में जब हमने करंट निकाला था तो वो 3.24 के आसपास आया था। ठीक है, और यहाँ पे भी कोई कम करंट नहीं है सर, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ही वैल्यू का करंट है, क्योंकि ये जो आपने निकाला है ये सीधा आपने I0 निकाला है, जबकि ये RMS थे। पता है ना RMS से कैसे आया होगा यार, सीधी सी बात है, I0 चाहिए होगा तो आपने IRMS को √2 से मल्टीप्लाई करा होगा ना, यही तो करा होगा आपने। तो आपने इस तरह से कन्वर्ट करके से I0 निकाला, तो वहाँ पे जो आंसर था वो था 3 पॉइंट करके था 24, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है 3.89, यानी कि करंट इंक्रीज करता है। क्यों कर रहा है, अभी अभी पीछे बताया था, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से XC घटा होगा, बताया था ना, क्योंकि जो XC का फॉर्मूला था वो क्या था, 2 पाई FC,
अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे 12 किलो हर्ट्ज कम नहीं होता, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सी घटेगा, और एक्सी घटेगा तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि करंट बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट तो बढ़ेगा ही। ठीक है जी, आइए इसके अगले आगे की तरफ देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है कि कंपेयर करो इस बिहेवियर को डीसी के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, डीसी पर फ्रीक्वेंसी 0 चलेगी और जो एक्सी होगा वो हो जाएगा 1/2πfc। अब एफ की जगह तुम 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस काफ़ी हाई हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो वह सर्किट आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ओपन सर्किट में भी आपका करंट फ्लो नहीं करता है। और वो यहाँ पे इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इस पार्ट में F0 करने से ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 मैथ में होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए ये चीज़ यहाँ पर जो है अप्लाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से अपने को बिहेव करवाएगा, कैसे, ओपन सर्किट की तरह। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोला है इसने, सोर्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे यानी कि ये रेजोनेंस कंडीशन वाली बात के बारे में बोल रहा है। 3 एलिमेंट जो LCR है वो एकदम पैरेलल में लगाए गए हैं। अच्छा, तीनों LCR इस बार पैरेलल में लगते हैं। शो करो कि जो टोटल करंट होगा, भाई तीनों एलिमेंट इस बार पैरेलल में लगे हैं, ये R है, ये C है, और ये आपका L है। तो तीनों एलिमेंट आपने इस तरह से जो है पैरेलल में सेट कर रखे हैं। ठीक है, शो करो कि जो टोटल करंट है पैरेलल में LCR में वो मिनिमम होता है इस फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, और ऑब्टेन करो RMS करंट हर ब्रांच में। ठीक है, ऑब्टेन करो RMS इस हर ब्रांच में। चलिए बच्चे बात करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, और आपको डेटा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.11 फॉर दिस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर मैं उस क्वेश्चन की तरफ देखूं, अगर मैं उस क्वेश्चन की तरफ देखूं 7.11 की तरफ मैं देखूं, तो वहाँ पर मेरे को L की वैल्यू मिल जाती है 5 हेनरी, C की वैल्यू मुझे मिल जाती है 80 माइक्रोफराड, माइक्रो हो जाएगा 10⁻⁶, और अगर मैं R की वैल्यू को देखूं तो ये R की वैल्यू आ जाएगी 40 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अगर आप जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है हम लोगों के पास वो ये वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में जो डेटा मेरे पास है वो ये रहा। देखिए, L की वैल्यू 5 ली गई है, C की वैल्यू 80 ली गई है, और R की वैल्यू 40 ली गई है। तो आपको तीनों वैल्यूज़ दिख रही होगी, ये तीनों वैल्यू क्वेश्चन नंबर 11 से ली गई है, और मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे 17 क्वेश्चन में सीधा यहाँ पर इसने मेंशन करा था। ये देखिए आखिरी में इसने कहा था एक्सरसाइज 7.11 से आप इस डेटा का यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसने कहा था कि पैरेलल में मिनिमम आता है रेजोनेंस पर, इसे प्रूफ करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पैरेलल में आप सबको पता है फॉर्मूला होता है 1/R। तो बस अब ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा, और क्या होता है 1/XL 1/XC। तो ऑब्वियसली बात है, तो रिवर्स हो जाएंगे ना। अब XL आपका ऐसे दिखेगा, और XC तो पहले ही उल्टा होता है, तो अब वो ऐसे दिखेगा ω/C करते हुए। ठीक है, तो इसको आप ω/L लिख लो। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/Z, ऐसे ही तो निकलता है टोटल। सीरीज़ में कैसे लिखते थे आप, इसे याद है, सीरीज़ में आप इसे ऐड करते थे, R² + XL - XC का स्क्वायर। अब इसे 1/ करके लिख दो, तो 1/ करके लिखोगे तो ये रेसिप्रोकल होकर के ऐसी तो बनेगा कि हो जाएगा 1/ω/L, ये हो जाएगा 1/ω/C, ऊपर आ जाएगा C, है ना। अब मुझे Z को करना है मिनिमम। ऑब्वियस ही बात है, अगर Z को मिनिमम करना है तो कंसेप्ट सेम रहेगा ना, कि ω/L जो है ω/C के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आपको थ्योरी ध्यान होगी कि हम इसी पूरे के पूरे फैक्टर को 0 कर सकते थे, क्योंकि यही वो फैक्टर था जो 0 हो सकता है, क्योंकि यही फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने इसे 0 बनाने के लिए इन दोनों को इक्वल रखना होगा। अगर आप इसे इक्वल रखोगे तो ये क्या बनेगा, ये यही तो बनेगा, वापस घूम के मल्टीप्लाई करके देखिए, ओमेगा को एक तरफ ले जाइए, C को इसकी तरफ ले आए, तो ये वापस यही बन जाएगा। और अगर मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखूँगा तो ये L की वैल्यू कितनी है, 5 है, C की वैल्यू कितनी है, 80 × 10⁻⁶। तो बच्चे ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 50। यानी कि ये तो रेजोनेंस पे ही बैठा है। ठीक है जी, और क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में कह रहा था कि भैया ये बताइए कि आपकी जो है RMS वैल्यू क्या होगी, RMS वैल्यू क्या होगी। ये तो हमने पहले पार्ट का जवाब दिया है,
अब इसके दूसरे पार्ट में जवाब ये है कि करंट बताइए हर ब्रांच में कितना होगा, वो भी कौन सा करंट बताना है, आरएमएस करंट बताना है। तो उस क्वेश्चन से एक डेटा जो मैंने नहीं लिखा, जिसे मैं अब लिख रहा हूँ कि यार जो वोल्टेज है ना वो 230 वोल्ट लेनी है उस क्वेश्चन के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए इंडक्टर में करंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इंडक्टर का जो करंट है वो ऐसे निकलेगा, V बाय एक्सएल, एक्सएल होता है ओमेगा एल। तो आप यहाँ पे V का वैल्यू रखिए 230, ठीक है। ओमेगा अभी अभी हमने 50 निकाला था और एल आपका 5 दे रखा है, तो ये संख्या आ जाएगी 0.92 एम्पियर। चलिए अब कैपेसिटर का निकालते हैं, तो कैपेसिटर के लिए करना पड़ेगा 1/XC, मतलब ओमेगा सी लेके चलना होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 230 और साथ में आ जाएगा यहाँ पर 40, कैलकुलेट करके। नहीं 40 नहीं आएगा, अरे यार ये तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि तो ओमेगा सी है ना। तो ओमेगा हमारा कितना था, तो ओमेगा हमारा 50 था, हमने निकाला था, सी हमारा 80 था, मैंने गलती से उसको नीचे मल्टीप्लाई करवा दी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर के आ जाएगी 0.92 एम्पियर। क्योंकि सर्किट रेजोनेंस में है तो भैया कहानी सेम चलेंगी। अब निकालते हैं आई आर। तो आई आर कैसे निकलेगा, वी बाय आर। अब वी बाय आर करेंगे तो कितना हो जाएगा 230, और आर कितना है बच्चों 40। तो ये कितना आ जाएगा, तो बच्चे ये आ जाएगा आपका 5.75 एम्पियर। तो तीनों एलिमेंट में आपने करंट भी मांगा था इस क्वेश्चन में, तो तीनों एलिमेंट का हमने यहाँ पर करंट भी फाइंड करा है, ठीक है बेटा। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमारे पास एल की वैल्यू है 80 मिली हेनरी, मिली हो जाएगा 10⁻³ कैपेसिटेंस आ जाएगा हमारे पास 60 माइक्रोफेराड, माइक्रो हो जाएगा 10⁻⁶। वोल्टेज जो हमें लेना है वो लेना है 230 वोल्ट, मैं कई बार बता चुका हूँ ये आरएमएस वैल्यूज़ रहती हैं। और फ्रीक्वेंसी जो लेनी है वो लेनी है 50 हर्ट्ज़, तो हम यहाँ पर 50 हर्ट्ज़ का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले पार्ट में इसने हमसे मांगा है कि सबसे पहले पार्ट में बस इसे इतना बताइए कि एम्पलीट्यूड कितना होगा और आरएमएस वैल्यू कितनी होगी करंट की। तो मैं पहले यहाँ से आई आर एम एस निकाल लेता हूँ, और जो मेरे पास आई आर एम एस आएगा वो आएगा V बाय जेड। अब जो जेड है उसमें इस क्वेश्चन में आर तो है नहीं, तो सिर्फ चलेगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इतने क्वेश्चन करने के बाद हमें एक्सएल एक्सी दोनों के फॉर्मूले याद हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो जाहिर सी बात है आपने पीछे सारे फॉर्मूले देखे होंगे। तो एक्सएल का फॉर्मूला सुनाइए क्या होता है, तो एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल होता है, जिसे हम 2πfl भी लिखते हैं। एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा जी, जिसे हम 1/2πf भी लिखते हैं। क्लियर है ये बातें, आगे बढ़ते हैं। तो जब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ रखेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व करके हमें जो आंसर देगी वो आंसर आएगा माइनस का 8.22 एम्पियर। अब नेगेटिव का क्या मतलब है, आप सोचेंगे भैया करंट तो नेगेटिव होता ही नहीं है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर एक्सएल और एक्सी को कैलकुलेट करेंगे अगर, ठीक है, तो आप एक बार एक्सएल को कैलकुलेट करना, आपको मैंने अभी बताया ओमेगा एल इसका फॉर्मूला होता है 2πf, सब कुछ तो क्वेश्चन में दे रखा है। आप एक्सी को कैलकुलेट करना जो कि 1/ओमेगा सी होता है, यानी कि ये आएगा 2πfc करके जो आएगा। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पर एक्सएल और एक्सी में एक्सी बड़ा आ रहा होगा वैल्यू के आधार पे। कौन बड़ा आ रहा होगा, ये। अगर ये बड़ा आ रहा होगा तो इस केस में कैपेसिटर की ज़्यादा सुनी जा रही है, कैपेसिटर की ज़्यादा सुन रहे हैं। तो कैपेसिटर में करंट क्या होता था आपको याद है, करंट जो है लैग करता था, करंट आपका पीछे होता था। सॉरी कैपेसिटिव हो रहा है। तो कैपेसिटिव अगर मेरा सर्किट आ रहा है तो कैपेसिटिव का मतलब क्या है, कैपेसिटिव का मतलब है कि मेरा वोल्टेज आ गया, मेरा करंट आ गया और वोल्टेज मेरा क्या है पीछे। तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है आपका यहाँ पर कि आपका जो है 1/ओमेगा सी जो है ज़्यादा आ रहा है। अच्छा एक बार मैं इसे कैलकुलेट करके आपको दिखा ही देता हूँ यार। देखिए आप इसे कैलकुलेट करिए, 2πf, ठीक है। तो f हमें कितना लेना था, तो f हमने ले लिया मान लीजिए यहाँ से 50 दे रखा था क्वेश्चन में। तो एक काम करें इसे डायरेक्ट लिख लें, 50 × 100, तो उसको लिख लेते हैं डायरेक्ट 100 पाई, है ना। और L की वैल्यू हमने ले ली 80 × 10⁻³ ठीक है बेटा। और यहाँ से हमारे पास इसका भी वैल्यू हम ले लेते हैं, ये भी आ जाएगा 1/100 पाई। और क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जो हमारा C है उसका वैल्यू जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 60 माइक्रो 10⁻⁶, ठीक है बेटा। दोनों मिलते हैं। अब ये तो आ गया हमारे पास 1 2 3, तो ये तो आ गया 8 पाई।
अब ये कितना आ रहा है, 1 2 3, तो यार है 10⁻³ और नीचे रहेगा 6 पाई। ठीक है, अगर आप में कोई बच्चा ऐसा है जिसे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ना उसको। ठीक है, तो कैलकुलेशन में उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यार सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करी है हम लोगों ने, कोई बहुत रफ एंड टफ कैलकुलेशंस तो हमारी है नहीं। ठीक है, तो जब आप इसे करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ रहा होगा 0.053 इंटू 10⁻³ ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करके जब आपने इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये 25 पॉइंट समथिंग हो जा रहा है। ओ सॉरी बच्चों, एक्सेल बढ़ा रहा है इसका मतलब। एक बार आप लोग भी ना यार कैलकुलेशन को चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एक्सेल बढ़ा रहा है। अब एक्सेल बढ़ा रहा है तो उसका मतलब क्या है, करंट क्या करेगा, लैग करेगा, क्योंकि इंडक्टर में तो क्या होता था, आपको ध्यान होगा, इंडक्टर में तो आपका करंट जो है क्या करता है, तो इंडक्टर में आपका करंट पीछे होता है, यानी कि वो लैग करता है। तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इस सर्किट में जो करंट है ना, वो आपका क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा, आपका करंट जो है पीछे जाएगा। एक बार आप फिर भी जो है ना कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि हो सकता है आप में से किसी बच्चे की कैलकुलेशन में अलग कुछ आ रहा हो, बट एक्सेल एक्सी को कैलकुलेट करने पर एक्सेल बड़ा ही आएगा। ठीक है, और बड़ा आएगा तो समझ जाना कि इंडक्टिव बिहेवियर है इस सर्किट का, और इंडक्टिव का मतलब है कि करंट पीछे होगा, डेट इज़ नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू। अब हमें आई नॉट चाहिए, तो आई नॉट के लिए हमें क्या करना होता था, IRMS को √2 से मल्टीप्लाई करना होता था। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस का 11.63 एम्पियर। और अगर आप मुझसे एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, तो एम्पलीट्यूड का मतलब था मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम सिर्फ इसकी वैल्यू बताएंगे, तो वैल्यू जो होगी वो होगी 11.63 एम्पियर। तो उसका पहले पार्ट का जो जवाब है वो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। चलिए इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा पेचीदा लगा होगा, थोड़ा सा हार्ड लगा होगा, बट इट इज़ ईजी अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। बच्चों अगर आप इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, तो इसके बी पार्ट में आप लोगों से कह रहा है कि RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट पे RMS वैल्यू निकालिए। तो सीधी सी बात है, VL जब करेंगे तो IXL करेंगे। अब आप एक्सेल मत निकलवाइएगा, एक्सेल मैंने अभी अभी पीछे वाले पार्ट में निकाला था, तो अब तो मैं इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपको बोल सकता हूँ कि आ जाएगा 206.61 वोल्ट, क्योंकि मैंने IRMS भी आपको पीछे निकाल के दिखाया, एक्सेल भी मैंने आपको पीछे निकाल के दिखाया, तो बार बार तो कैलकुलेट नहीं करूँगा ना यार। इतना तो आपको भी कॉमन सेंस होगा कि अभी अभी हमने क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करी है। XC भी मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके निकाल के दिखाया, IR भी कैलकुलेट करके दिखाया, तो अब तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख सकता हूँ ना बच्चों, 437 वोल्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये VL VC भी हमारे पास ये निकलेंगे। चलिए एवरेज पावर की बात करते हैं। एज वी नो कि जो एवरेज पावर आती है इंडक्टर और कैपेसिटर की, वो जीरो आती है, क्योंकि इनमें जो वोल्टेज और करंट का जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो मुझे जो है बिल्कुल भी सी और डी पार्ट के लिए कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि सी पार्ट में इंडक्टर की पावर पूछी है जो कि जीरो आएगी, डी पार्ट में कैपेसिटर की पावर पूछी है जो कि जीरो आएगी। बिकॉज आप अच्छे से जानते हो कि हमारा पावर जीरो होता है। और अगर ई पार्ट की बात करें तो उसमें आपसे कहा गया है कि बताइए टोटल पावर कितना एब्जॉर्ब होगा, तो भाई टोटल पावर भी आपका क्या आएगा, टोटल पावर भी जीरो आएगा, क्योंकि इंडक्टर ने भी पावर नहीं ली, कैपेसिटर ने भी कोई पावर एब्जॉर्ब नहीं करी, तो फिर टोटल पावर भी क्या आ जाएगा आपका सर्किट का, जीरो आ जाएगा। तो इस सर्किट में जो टोटल पावर आपकी कैलकुलेट होकर के आएगी वो बच्चे कितनी आ जाएगी, तो इस सर्किट में जो हमारी टोटल पावर है वो कैलकुलेट होकर के जीरो आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम चलते हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों से क्या कहता है उसके ऊपर बात करते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 17 में अगर रेजिस्टेंस आ जाए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आ जाए, रेजिस्टेंस आ जाए। अभी अभी उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर था, पावर 0 0 चल रही थी, पर अब इन्होंने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया 15 ओम का। ऑब्वियस सी बात है पावर आएगी, और रीज़न आपको पता है कि पावर क्यों आएगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप वहाँ से एल का वैल्यू उठाएंगे, 80 मिली हेनरी है तो 10⁻³ ले लेंगे। कैपेसिटर भी उठा लेंगे, 60 माइक्रो फैराड है तो 60 माइक्रो को वहाँ से उठा लेंगे। वोल्टेज भी वहीं से यूज़ करनी है, 230 वोल्ट थी उस क्वेश्चन में,
और फ्रीक्वेंसी भी उसी क्वेश्चन की लेनी है 50 हर्ट्ज जैसे कि वो बोल रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यार। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए और टोटल पावर चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों हम अब क्या करने वाले हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो हमें चाहिए पावर और हमें चाहिए टोटल पावर जो एब्जॉर्ब हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग आई निकालेंगे यहाँ पर। तो आई कैसे निकलेगा, आई निकलेगा V/Z करके। अब Z का यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मूला यूज़ करना जो कि होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब मैंने वहाँ पे XL XC निकाले थे, मैंने वहाँ पर XL XC निकाले थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बार बार निकाल के नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये मेरा जो है यहाँ पर सीधा 230 लिखना है और वो XL XC की वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है जो भी आपकी आती है यहाँ पे। बस R भी इसमें आप रख दीजिएगा 15 की वैल्यू, और ये कैलकुलेट होकर के आपके पास आ जाएगा 7.25 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 7.25 एम्पियर। अब पावर की बात करते हैं, टोटल पावर बतानी है। तो इंडक्टर पावर नहीं रखता है, कैपेसिटर पावर नहीं रखता है, पर रेजिस्टेंस तो पावर रखता है। तो रेजिस्टेंस की जो पावर है वो आप सब बच्चों को पता है कि वो उसका फॉर्मूला जो है वो VI होता है, या आप I² R ले सकते हैं। तो I मैंने निकाला है तो मैं इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर I² कर दिया और R का वैल्यू मैंने यहाँ से 15 ले लिया। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये मल्टीप्लाई होकर के देता है मुझे 788.44 वाट पावर। ठीक है, तो यही मेरी टोटल पावर भी होगी, क्योंकि टोटल पावर के लिए आपको 3 एलिमेंट चाहिए थे। इसका पावर नहीं है, इसका पावर नहीं है, बट इसका तो पावर है रेजिस्टेंस का। तो वही टोटल पावर भी आपकी इस क्वेश्चन की तैयार हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है।